मैन, ठीक है, तो करें शुरू। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो भाई, बात अगर करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है ना, देखो आप सबको मालूम है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और इसमें क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, देखो एक तो है हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ। ठीक है, आपको याद होगा लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या होगा। लिम्फेटिक सिस्टम की शुरुआत किससे होती है, बिगिनिंग किससे होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज से। बिगिन फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरी यूनाइट होकर क्या बनाता है, बताइए, यूनाइट होकर क्या बनाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज, बताया था, लिखवाया था, नहीं लिखवाया था। लिम्फेटिक यूनाइट होकर क्या बनाया, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइट होकर राइट साइड में क्या बनाएगा और लेफ्ट साइड में क्या बनाएगा, सॉरी, लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ना, सिंपली हम पहले कहेंगे लिम्फेटिक डक्ट्स, बहुत सारे, और राइट साइड के लिम्फेटिक डक्ट्स क्या बनाएंगे, और लेफ्ट साइड के लिम्फेटिक डक्ट, राइट साइड के क्या बनाएंगे, बोलिए भाई, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, सॉरी लेफ्ट थोरैसिक डक्ट, नॉट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट थोरैसिक डक्ट। अब ये बताइए लेफ्ट थोरैसिक डक्ट कहाँ पे ओपन होगा, तो ये होगा राइट सब क्लेवियन वेन में। एक वेन का नाम है सब क्लेवियन वेन में। किसमें ओपन होगा, सब क्लेवियन वेन में। और ये किसमें ओपन होगा, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में। किसमें ओपन होगा, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में। समझ में आया बात ना, तो इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के जो भी कंपोनेंट हैं, व्हाट एवर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल आर derived from, all component of circulatory system derived from embryonic layer, embryonic germ layer, mesoderm। तो सारे कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डिराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर मेसोडर्म। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बेटा ये लिख लो जिनका छूट गया है, और बाकी पीडीएफ तो भेज ही देता हूँ, जो थोड़ा बहुत छूट जाए तो उसके लिए ज़्यादा परेशान मत होया करो, पीडीएफ में लिख लिया करो, ठीक है ना। अब एकदम क्लासरूम वाला तो फिर होगा कि ऑनलाइन में क्लासरूम वाली चीज़ें कहाँ से आ जाएंगी। देखो अगर इस तरह से तुम लोग करोगे कि हर चीज़ को एकदम, ठीक है ना, तो जितने भी, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्लड हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम हो, चाहे लिम्फ हो, दे ऑल डिराइव फ्रॉम किससे, मेसोडर्म से। अब आपको सबसे पहले हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में। ये बताओ ह्यूमन हार्ट जो है,
का लोकेशन। तो देखो ह्यूमन हार्ट का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर बात हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में लोकेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो दिस इज अ डायग्राम। अब देखो आपको मालूम है ना हार्ट किस रीजन में रहता है, थोरेसिक रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में। अगर कोई बंदा है तो उस बंदे का, मान लो ये एक बंदा है, तो इसका ये देखो ये बंदा नहीं, ये तो महाबंदा बन गया, ये एक बंदा है, अब देखिए इसमें यहाँ से यहाँ तक क्या होता है थोरेसिक रीजन, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, तो हार्ट किस रीजन में होता है, थोरेसिक में या एब्डोमिनल में। हार्ट लोकेटेड इन थोरेसिक रीजन। अब थोरेसिक रीजन का अगर सामने से हमने स्किन हटा के फोटो लिया, इस सामने से स्किन हटा के, तो ये है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में थोरेसिक केज होता है। थोरेसिक केज के बारे में हम लोग, तो आपसे पूछे कि हार्ट कौन से कैविटी में प्रेजेंट है, तो थोरेसिक कैविटी में। ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। अब ये बताइए थोरेसिक कैविटी में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो भाई लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स होते हैं। लंग्स के अलावा और क्या होता है, हार्ट होता है, और क्या होता है बताइए, ईसोफेगस होता है। हालांकि ईसोफेगस का कुछ पार्ट नेक रीजन में भी होता है, ट्रैकिया होता है, और क्या होता है और क्या होता है बेटा लंग। डायफ्राम थोरेसिक रीजन में नहीं होता, डायफ्राम के बारे में बताऊंगा। डायफ्राम कंस्टिट्यूट द बाउंड्री ऑफ थोरेसिक रीजन, लैरिंग्स इन नेक रीजन नॉट इन थोरेसिक रीजन। देखो तुम लोग उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो। लैरिंग्स कहाँ पे, गर्दन में है कि थोरेसिक रीजन में, बताओ। यहाँ पे लैरिंग्स होता है या यहाँ पे होता है, फिर और क्या होता है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, दैट इज द, कौन सा ग्लैंड बताओ, थाइमस ग्लैंड। इसके अलावा मेजर ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल्स में कौन सा होता है, एओर्टा, वेना कावा, ये सब यहीं पे रहता है। ठीक है ना, तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी में। अब थोरेसिक कैविटी में एक टर्म, थोरेसिक कैविटी में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं मेडिया स्टाइनम, एक एरिया है जिसको हम कहते हैं मेडिया स्टाइनम। और ये सारे स्ट्रक्चर कौन से, ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ पे होते हैं, विद इन मेडिया स्टाइनम, ये सारे सिवाय लंग को छोड़ दो। देखो क्या होता है ना बेसिकली थोरेसिक रीजन में, राइट साइड में देखो यहाँ पे थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक कैविटी का बाउंड्री क्या होता है, तो ये जानो थोरेसिक कैविटी का बाउंड्री होता है रिब्स, साइड से, आगे से स्टर्नम, नीचे से डायफ्राम, और पीछे से वर्टिब्रा। हम पढ़ाएंगे जब लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ाएंगे तो इसके बाउंड्रीज के बारे में, लाइट और वो ऑफ कर दिए उधर का, तो हम पढ़ाएंगे आपको किसके बाद, कहाँ पे बंद कीजिए, बंद कीजिए, क्लास में लीजिए, क्लास में जाइए आप, खाली बात पढ़ाई कर लीजिए। अम्मा क्या कर रही हैं, ठीक है ना। बेटा मैंने क्या कहा, आगे में क्या है स्टर्नम, पीछे में क्या है वर्टिब्रा, साइड से क्या है रिब्स, और नीचे से क्या है डायफ्राम। तो ये थोरेसिक केज है। थोरेसिक केज में ये वाला एरिया जो दोनों लंग के बीच में रहता है, ये इधर से एक लंग है, ये एक इधर से लंग है, इस लंग के बीच में जो ये एरिया होता है ना, इसको हम कहते हैं मेडिया स्टाइनम। तो द एरिया बिटवीन टू लंग, देखो जैसे ये एक लंग है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में ऐसे थोड़ा सा ये होता है, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, मेडिया स्टाइनम। तो समझ में आया बात, मेडिया स्टाइनम। और इसी में सारे ये स्ट्रक्चर रहते हैं, हार्ट भी रहता है, इसोफेगस भी रहता है, ट्रैकिया भी रहता है, थाइमस ग्लैंड भी रहता है। तो भाई सबको समझ में आया मेडिया स्टाइनम क्या होता है, नाम मैं लिख देता हूँ, मेडिया स्टाइनम। एरिया बिटवीन
लंग्स, एरिया बिटवीन लंग्स, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियास्टाइनम। तो समझ में आ गया ना, इसको हम कहते हैं मीडियास्टाइनम। तो हार्ट, इसोफेगस, ट्रैकिया, थाइमस ग्लैंड, मेजर ब्लड वेसल सब मीडियास्टाइनम में होता है। और सुन लीजिए, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक सेकंड रुक जाइए, ये जो है ना कभी कभी नौटंकी करता है। यार ये हो क्या रहा है, चल ही नहीं रहा है यार। चलिए एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, तो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हमारा मीडियास्टाइनम समझ में आ गया आपको, मैं क्या बता रहा था, ये इतना परेशान कर देता है मैं भूल भी जाता हूँ। तो मीडियास्टाइनम में ही हमारा हार्ट रहता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लेफ्ट लंग में, देखो लेफ्ट लंग पे ध्यान से देखो इस डायग्राम को, लेफ्ट लंग पे का ये मेडियल साइड है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। तो लेफ्ट लंग पे जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन ऑन मेडियल साइड ऑफ लेफ्ट लंग, डिप्रेशन ऑन मेडियल साइड ऑफ, मेडियल साइड देखो ये लेटरल साइड होगा, ये कौन सा साइड कहलाएगा, लेटरल साइड। और ये इसको हम कौन सा साइड करेंगे, मेडियल साइड। इसके लिए भी ये कौन सा साइड होगा, लेटरल साइड, और ये कौन सा साइड होगा, मेडियल साइड। तो डिप्रेशन ऑन मेडियल साइड ऑफ लेफ्ट लंग नोन एज क्या, व्हाट इज द कार्डियक नॉच। NOTCH, कार्डियक नॉच। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। समझ में आया बात, तो कार्डियक नॉच समझ में आया सबको। अब हार्ट हमारा इसी में लोकेटेड रहता है, कैसे लोकेटेड रहता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं यहीं पे डायग्राम बनाता हूं। ये है आपका हार्ट, ये आपका हार्ट है, ठीक है ना। ये येलो कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट को। इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये आपका हार्ट है, दिस इज द हार्ट। तो हार्ट का एपेक्स किधर है, एपेक्स ऑफ द हार्ट किधर है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन आता है। तो ओवर द डायफ्राम, किसके ऊपर है, तो डायफ्राम के ऊपर है। किसके ऊपर है बेटा, तो डायफ्राम के ऊपर, ये है डायफ्राम। एपेक्स ऑफ द हार्ट लाइज ओवर द डायफ्राम। और ये इंफीरियर है कि सुपेरियर है, सुपेरियर है। और बेस ऑफ द हार्ट जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, इसमें दिखाया नहीं है शायद बेस ऑफ द हार्ट को, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं बेस ऑफ द हार्ट, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट। तो ये सुपेरियर है, बेस ऑफ द हार्ट, और ये एपेक्स, एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब देखिए हार्ट जो है तो बीच में भाई बॉडी का, ये दो पार्टीशन कर दो, ये है बॉडी का पार्टीशन दो, लेकिन स्लाइटली मोर ऑन लेफ्ट साइड। बेटा एब्डोमेन डायफ्राम बाउंड्री है, नीचे में ये डायफ्राम है, नीचे में एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है, और ऊपर में थोरैसिक है। तो डायफ्राम क्या है, एक बाउंड्री है जो कि थोरैसिक कैविटी, ऊपर वाला कैविटी कौन सा है, थोरैसिक कैविटी, नीचे वाला कौन सा है, एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम इज अ बाउंड्री विच सेपरेट थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ बिल्कुल ऊपर होगा। बेस ऑफ द हार्ट कहाँ पे होगा, अपर। समझ में आया प्रताप और कीर्ति, आप दोनों को अपना आंसर समझ में आया। तो बेस ऑफ द हार्ट सुपेरियर, भाई मैं लिख रहा हूं तो फिर इसमें पूछने की बात नहीं होनी चाहिए आपको, मैं लिख रहा हूं तो आपको मेरी अगर काबिलियत पे शक है तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर काबिलियत पे शक नहीं है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है तो फिर पढ़ना चाहिए। जब मैं लिख रहा हूँ कि ऊपर है, लिख भी रहा, बोल भी रहा हूँ सुपेरियर है, तो फिर पूछना है इसी बात को, ठीक है ना। प्रताप समझ में आया, डायफ्राम का क्या है, तो डायफ्राम एक बाउंड्री है बिटवीन द ऊपर वाले कैविटी को थोरैसिक है, नीचे वाले कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी। हाँ समझ में आया जी, बोलो ना यस या नो। तो डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है ना।
प्रताप तुम बोलो, तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब आ जाओ, तो स्लाइटली लेफ्ट डेविएटेड होता है, हमारे हार्ट जो होता है लेफ्ट, और एपेक्स किधर की तरफ है, लेफ्ट के साइड में या राइट के साइड में। हार्ट जो है ना, ये नहीं कि पूरी तरह से लेफ्ट में होता है, बीच में होता है, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट में तिलतिल होता है। और मेजर पोर्शन ऑफ हार्ट इन विच एरिया, तो कार्डियक नॉच, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच, इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब आप बताओ, यहां तक की बात कहानी हो गई। अब आप लोगों से मैं पूछता हूं कि हार्ट जो है, क्या लिखा हूं एपेक्स के बारे में, एपेक्स इंफेरियर होता है। अरे यार तुम लोग भी यार, भाई डायग्राम में लिखा हुआ है एपेक्स ऑफ द हार्ट तो इंफेरियरली लोकेटेड, बेस ऑफ द हार्ट सुपेरियरली, तो अब इसमें लिखवाना क्या है। अब उजैर साहब कह रहे हैं सर लिखवा दीजिए, ये लिख रहा है डायग्राम में दिख रहा है कि एपेक्स ऑफ द हार्ट इंफेरियर, बेस ऑफ द हार्ट सुपेरियर, तो अब इसमें लिखाना क्या है। भाई डायग्राम में लिखा हुआ है, आप नहीं लिख लेंगे। अरे हल है भाई, ए फॉर ऑल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॉल, और डी फॉर डॉल। बेटा इतना तो खुद से करा करो, आपके डायग्राम में क्लियरली है कि इन्फीरियर, यही तो लिखवाना है एपेक्स। अब क्या लिखवा बताइए आप, क्या प्रेजेंट ओवर द डायफ्राम, यहाँ डायफ्राम तक ही आता है, ये कहाँ तक आता है, ये डायफ्राम तक आता है, बात खत्म। अब इसमें लिखवाना क्या है, ये डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, तभी तो होगा। रत्ता मारने से थोड़े काम चलेगा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ हर चीज़ को लिख के रत्ता मार लेंगे। डायग्राम को दिमाग में बना के रखना है। समझ में आ रहा है बात ना उजैर साहब, समझ में आ रहा है मेरी बात। अगर इस तरह से आप चटनी वाला एकदम बिल्कुल कहेंगे कि चम्मच से चटा दिया जाए, तो क्या इसमें इससे ज़्यादा क्या चटाया जाएगा। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है एपेक्स इज ओवर द, देखो मैं लिखवाने को लिखवा दूं, लेकिन भाई आपको इसमें ऐसा कुछ लिखवाने का है ही नहीं। देखो जो जहाँ पे लिखवाने का था ये हमने लिखवाया, जो चीज़ जरूरी है उसको जरूर लिखवाया है। कार्डियक नॉच के बारे में क्या बताऊं, ओरली क्या बताऊं, एपेक्स होता है नीचे, आप क्या बताऊं। देखो बताइए, हार्ट है, इस हार्ट के बीच में ये क्या चीज, इस स्पेस को क्या कहते हैं बताओ, मीडियास्टाइनम। लेफ्ट लंग में ये एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। इस डिप्रेशन का नाम क्या है, कार्डियक नॉच। और इसी में हार्ट रहता है मेनली, यही तो बात है, जिसमें हार्ट का अपेक्स ये है, बेस अपेक्स ये है और बेस ये है, सब डायग्राम में लिखा हुआ है। सुना कीजिए ध्यान से। अब कभी घर में इधर मोबाइल देखे, मोबाइल पे देखते हैं या लैपटॉप पे, कोशिश कीजिए कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखा कीजिए क्लास को, ठीक है ना। मोबाइल पे प्रॉपरली दिखता नहीं है, और ध्यान से सुनिएगा तो बार बार बाकी बच्चों को सबको कैसे समझ में आ जा रहा है। आप लोग जो है ना एक ही चीज़ को रिपीट करवाएंगे बार बार, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिलेबस आपका लैग करेगा, ठीक है ना। हमें भी मन करता है कि हम छुट्टी लें, खूब घूमें फिर ऐश करें, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों को तो मन करे तो वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं मन करेगा आज क्लास नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से डिस्टर्ब करते रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा। ध्यान से सुना कीजिए बेटा, कोशिश करो कि कंप्यूटर और लैपटॉप अगर का अवेलेबिलिटी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोबाइल पे अच्छा नहीं दिखता है ना, साफ साफ नहीं दिखता, छोटा स्क्रीन होता है ना। तो यहाँ तक की बात हो गई। अब देखो इतना हमने, अब देखो हमारे हार्ट के बारे में, ये हमारा हार्ट है। हार्ट को अगर बंद रखोगे, किसको, हार्ट को बंद रखोगे ना, तो ऑलमोस्ट क्लेंज्ड फिस्ट, क्लेंज्ड फिस्ट का मतलब बंद मुट्ठी के जैसा दिखता है, जिसमें बंद मुट्ठी में ऊपर की तरफ देखो ये बेस हो गया, जिधर अंगूठा है उधर बेस होता है, और जिधर लिटिल फिंगर है उधर अपेक्स होगा। अगर हार्ट हार्ट को, ह्यूमन हार्ट को देखा जाए तो क्लेंज्ड फिस्ट के जैसा है, और जिस साइड में अंगूठा है वो क्या है, बेस है, और जिस साइड में छोटा फिंगर है वो कैसा है, वो क्या चीज है, अपेक्स है। दिखा, सब क्लेंज्ड फिस्ट करो और समझने की कोशिश करो हार्ट को। देखो मैंने दिखा भी रहा हूं तुम लोग को, दिख रहा है मेरा क्लेंज्ड फिस्ट, दिख रहा है कि नहीं क्लेंज्ड फिस्ट मेरा, ठीक। अब आई, अब अगर बात करो हार्ट का, तो हार्ट ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ऑलमोस्ट पूरा, ये तो स्कीमेटिक डायग्राम है, ऐसा होता है ये, सॉरी फॉर दैट मैंने आपको प्रॉपर नहीं बनाया, मैं बताना चाहूँगा हार्ट कैसा होता है। हार्ट ऑलमोस्ट ऐसा होता है, ये है आपका हार्ट।
ये है आपका हार्ट। ये आपका हार्ट। और इस हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर है। ये है 4 चैम्बर। अब देखिए यहां पे ये 4 चैम्बर है, ठीक है। ये छोटा बड़ा हो रहा है, चैम्बर का साइज छोटा बड़ा ठीक नहीं है। ये है हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। और ये देखो बीच में पार्टीशन है। अब हार्ट का देखो वाल, ये डायग्राम जो है ना एप्रोप्रिएट डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए। हमारे हार्ट का 4 चैम्बर है, आप सबको मालूम है। और हार्ट के ऊपर एक 2 मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, 2 मेम्ब्रेन की। कितने मेम्ब्रेन की? 2 मेम्ब्रेन की। एक मेम्ब्रेन ये और एक मेम्ब्रेन ये। पूरा हार्ट जो है ना 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एक ऊपर वाला मेम्ब्रेन और उसके एक नीचे वाला मेम्ब्रेन। ये ठीक है ना, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड। ऊपर वाले मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं हम फाइब्रस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? फाइब्रस मेम्ब्रेन। और नीचे वाले को कहते हैं, बोला बताओ भाई, सीरस मेम्ब्रेन। और इन दोनों को कंबाइन हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बता? पेरिकार्डियल। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है? देखो एनसीईआरटी में लिखा है ना, ये बात मैं बता रहा हूं, इस पूरे के बारे में लिखा है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइन में पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहो, या इसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल करो? पेरिकार्डियम। और इसमें जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड का नाम क्या है? उस फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है? इस पूरे में रहता है, इसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो भाई पेरिकार्डियम का काम क्या है? तो नाम एनसीईआरटी में भी देखा है, इसका काम खाली प्रोटेक्शन नहीं था, और भी इसके काम होते हैं। हार्ट को ये प्रोटेक्ट तो करता ही है, तो पेरिकार्डियम का एक काम क्या होगा? पेरिकार्डियम का एक काम तो है प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट, प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। और दूसरा काम क्या है बताइए? पेरिकार्डियम का और दूसरा काम क्या है? देखो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, तो अगर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हार्ट का साइज छोटा होता है, इधर इधर की तरफ ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा हार्ट। और जब कॉन्ट्रैक्ट इधर की साइड में ही तो होगा ना भाई, ये बात समझ में आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब रिलैक्स होगा तो किधर साइड में होगा? इस साइड में होगा। रिलैक्स होगा तो किस साइड में होगा? बाहर के साइड में। तो जब रिलैक्स होता है तो ये आउट साइड में प्रेशर लगाएगा। अगर आउट साइड में प्रेशर लगाएगा, और आउट साइड में लेफ्ट साइड में राइट साइड में लंग है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, डोर्सल साइड में वर्टिब्रा है, तो उन पे प्रेशर लगेगा, तो हो सकता है कि लंग डैमेज हो सकता है कि हार्ट डैमेज हो। जब स्टर्नम बोन है, बोन पे लगातार हार्ट जब लगेगा तो थक थक मारेगा, तो स्टर्नम भी डैमेज होगा। तो सराउंडिंग में अगर फ्लूइड होगा ना, तो सारा प्रेशर यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये इजी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को अलाउ करता है। तो ये बात समझ में आया? अलाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट विदाउट एनी डैमेज, without any damage. Allow contraction and relaxation of heart without any damage. और क्या काम है इसका?
इसके अलावा और क्या काम है? तो जाहिर सी बात है, दिस हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। वही बात है, कुछ बुक में ऐसे लिख देता है रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ये पेरिकार्डियम का काम है। अब ऊपर वाला जो बाहर वाला वो पेरिकार्डियम फाइब्रस कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो क्या कहलाता है? सीरस कहलाता है, ठीक है ना। फाइब्रस एंड सीरस, ठीक है। और उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कहते हैं, और इस कैविटी को पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को कंबाइनली एक और भी नाम देते हैं, इन दोनों को कंबाइनली हम एक और नाम भी देते हैं, क्या? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का एक और नाम भी, पेरिकार्डियम का एक और नाम भी है एपिकार्डियम। क्या नाम है दूसरा नाम इसका? एपिकार्डियम। तो कोई पूछे कि एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम क्या है, तो एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। तो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम एक ही चीज है या अलग चीज है? एक ही चीज है। पेरिकार्डियम का ही दूसरा नाम एक ही चीज है, एपिकार्डियम। अब देखो, हार्ट में एक तो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम हो गया, दूसरा यहाँ पे बल्क वाला स्ट्रक्चर है, बल्क स्ट्रक्चर। इस बल्क स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस बल्क स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस बल्क स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोलो। मायोकार्डियम। इस बल्क स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। इस बल्क स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? मायोकार्डियम। और इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको इंडोकार्डियम। इसको हम क्या कहते हैं? इंडोकार्डियम। तो इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो हार्ट के कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं। इंडोकार्डियम बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू होता है। देखो, मायोकार्डियम, अब मैं आप लोगों को टिश्यू तो चूंकि पढ़ा चुके हैं आप सबको, चाहे ओल्ड बैच हो या न्यू बैच हो। पेरिकार्डियम, देखो पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, एपिकार्डियम ये किसका बना है? तो इसमें आउटर लेयर जो है ना, आउटर जो है जिसको हम कौन सा कहते हैं? फाइब्रस, वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का है। और जो इनर है जिसको हम कहते हैं सीरस, ये एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल टिश्यू का बना है, एपिथेलियल टिश्यू का बना है। मायोकार्डियम किसका बना है बताइए? मोस्ट थिक। अगर हार्ट के वाल को देखो तो अराउंड 90%, मोर देन 90%, 95% के अराउंड जो हार्ट का वाल है वो किससे कंस्टिट्यूटेड है? मोर देन 90% ऑफ हार्ट वाल is made by muscles. More than 90% of heart wall is made by muscles. कौन सा मसल? तो कार्डियक मसल, इसी को कहते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होता है बता चुके हैं ना, सिंक्टियम होता है, फंक्शनली सिंक्टियम या स्ट्रक्चरली सिंक्टियम। और इंडोकार्डियम भी अगेन किसका बना है? इंडोकार्डियम अगेन मेड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। simple squamous epithelial tissue with little connective tissue। चाहो तो मत खाली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, हालांकि इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। और हार्ट का हर एक चैम्बर, चाहे इस चैम्बर की बात करो, चाहे इस चैम्बर की बात करो, चाहे इस चैम्बर की बात करो, चाहे इस चैम्बर की, सब में ये 3 होता है। हालांकि वाल का थिकनेस वेरी करता है, लेकिन तीनों में ये 3 बेसिक लेयर होगा,
तो इतना बात सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज वाई कर दो। हर एक चैम्बर के एक बच्चा वाई कर रहा है, ठीक है ना। चल अब देखो हार्ट का के अंडर में इस सेप्टम को, ये जो सेपरेशन है इसको हम क्या कहते हैं? इस सेपरेशन को, ये जो सेपरेशन है इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? इस सेपरेशन को क्या कहते हैं? बोलिए भाई। इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? हार्ट के इस सेपरेशन को कौन सा सेप्टम? सेप्टम बोल रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, बताइए कौन सा सेप्टम? जुहैब ने कहा सेप्टम, सीधे सेप्टम थोड़े कहेंगे। एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये एट्रियल चैम्बर है, ये एट्रियल चैम्बर है, ये वेंट्रिकुलर है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो लिखेंगे, देखो क्या होता है ना, एक्चुअल जब हम लोग अम्मा के पेट में रहते हैं ना, कहाँ, किसके पेट में? अम्मा के पेट में। तो सबसे पहले कौन सा सेप्टम बनता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बनता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बनने के बाद ऊपर से एक सेप्टम बनता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल चैम्बर। क्या कहते हैं? एट्रियल चैम्बर। ऊपर से एक चैम्बर बना है जिसको हम कहेंगे एट्रियल चैम्बर। और नीचे से एक चैम्बर बनता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर चैम्बर। कौन सा चैम्बर? वेंट्रिकुलर चैम्बर। ऊपर से एक चैम्बर बना जिसको हम कह रहे हैं, क्या कहा? एट्रियल चैम्बर। नीचे से एक चैम्बर बना उसको हम क्या कहा? वेंट्रिकुलर चैम्बर। तो अब जाहिर सी बात है, तो इस पूरे को हम क्या कहेंगे? तो ये जो सेप्टम है इसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। कुलर सेप्टम, ये याद रखेंगे। इसका एक और नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम या फाइब्रस एनुलोसस। और ये इलेक्ट्रिक, ये इम्पल्स का क्या होता है? दे आर द, आप लोग इम्पल्स जानते हो? इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी इसके जरिए पास नहीं करता, ये समझ लो। ये जस्ट लाइक प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिसिटी इसके जरिए पास नहीं करेगा। अब देखो बाद में इन दोनों माँ के, हम लोग इंसान के में, इसके बीच में एक सेप्टम बनता है। इंसान में इसके बीच में एक सेप्टम बनता है। इस सेप्टम को हम क्या कहते हैं? एनुलोसस। ANNULOSUS, एनुलोसस, फाइब्रस एनुलोसस, ठीक है ना। और इसके बीच में भी एक सेप्टम बनता है। ये बेसिकली हार्ट मसल का ही मॉडिफिकेशन है। ये सब हार्ट मसल का ही, मायोकार्डियल मसल का ही मॉडिफिकेशन है। कौन सा? ये सेप्टम या इससे ऊपर वाला सेप्टम। ये दोनों किसका मसल है? कार्डियक मसल का ही। तो इस सेप्टम को हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। जो एट्रिया के बीच में है, एट्रियल सेप्टम। क्यों? क्योंकि ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, तो इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम। और इसके बीच में जो सेपरेशन है इसको हम क्या कहेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये बताइए, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ज्यादा थिक कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है आपके बुक में भी है। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज रिलेटिवली मोर थिक, ये याद रखेंगे, रिलेटिवली मोर थिक, ये ज्यादा थिक होता है। और इंटरएट्रियल सिस्टम इज थिन। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी दिक्कत नहीं ना?
तो यहाँ तक आपको एकदम ध्यान रखना है। तो ये आपका राइट वेंट्रिकल होगा और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। अब देखो हार्ट के वाल, देखो इंटरएट्रियल सेप्टम थिन है। अब उसी तरह से थिकनेस ऑफ वाल, देखो ये भी याद रखना, थिकनेस ऑफ वाल, ये लिख लिया। कहोगे सर अभी हमने लिखा ही नहीं, आपने ऊपर कर दिया। तो देखो अगर थिकनेस ऑफ वाल ऑफ, इसको इन सबको वाल कहेंगे, इसको 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 देखो इस डायग्राम में ये हमने कोई थिकनेस नहीं दिखाया, थिकनेस ऑफ वाल ऑफ डिफरेंट चैम्बर। तो थिकेस्ट किसका होता है, थिकेस्ट किसका होता है बता, वाल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे ज्यादा थिक होता है, 10 से 15 मिलीमीटर होता है। खैर उतना आपको वो सब नहीं आता है। और इससे 3 टाइम मोर राइट वेंट्रिकल से होता है। कितना टाइम मोर, 3 टाइम मोर राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से कितना टाइम थिक है लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल, 3 टाइम। और राइट एट्रियम का वाल और लेफ्ट एट्रियम का वाल ऑलमोस्ट इक्वल थिकनेस का होता है, थोड़ा सा राइट एट्रियम का मोर थिक होता है। तो आपसे कहा जाए कि अरेंज कीजिए ऑर्डर में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम का ऑलमोस्ट बराबर होता है राइट एट्रियम के। तो ये थिकनेस का ऑर्डर है। क्यों ऐसा थिकेस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल का क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का, हालांकि इस डायग्राम में देखो तो लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत कम थिक दिख रहा है। इट इज अ थिकेस्ट, इट इज अ थिकेस्ट। ये क्या है, ये थिकेस्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकेस्ट है और राइट वेंट्रिकल का उससे कम होता है। अब देखिए यहाँ पे हार्ट में, ये बताओ हमारे हार्ट में टोटल कितना होल होता है। जैसे ये हार्ट है ना, तो यहाँ पे अभी आपको हार्ट में बाहर से इसके कम्युनिकेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ होल कितना होता है। बाहर से कम्युनिकेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ होल आउटसाइड द हार्ट से टोटल नंबर ऑफ होल इन हार्ट कितना होता है, 4। कौन कौन से होल होते हैं भाई, आपने 4 कहा, इन्होंने कितना कहा, 4। देखिए मैं बताता हूँ कितने होल होते हैं, ध्यान से। मैं बल्कि एक होल यहाँ पे होता है, एक होल ऑलमोस्ट यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है। देखो मैं होल को ये कर देता हूँ, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है, एक होल यहाँ पे है। तो 4 तो ऐसे ही हो गया, 4 तो ऐसे ही हो गया बेटा उमर। और कितने, एमन ने लिखा 9, नहीं मैं आपसे एग्री। हाँ बाहर से कम्युनिकेशन के लिए टोटल कितना होल है, तो 8। बाहर से कम्युनिकेशन के लिए टोटल होल है 8 है एमन। 9 होल, 9वां होल जो होता है ना वो हार्ट के अंदर ही होता है, वो बाहर से कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है, वो हम बताएंगे। तो टोटल होल कितना है, 8। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4। तो बाहर से कम्युनिकेशन के लिए कितना होल है, 8। नंबर ऑफ होल टू कम्युनिकेट फ्रॉम आउटसाइड देयर आर 8 होल। तो इन हार्ट, women heart, to communicate from outside women heart has 4 नहीं 8 openings. How many openings, 8 openings. To communicate from outside women heart have 8 openings. और जो इसमें 9th ओपनिंग होता है ना वो कहाँ पे होता है, तो 9th ओपनिंग जो होता है ना वो 9th बाहर से नहीं होता है। सुन लो इन्होंने क्यों कहा है, अमन ने कहा 9, मैं बता रहा हूँ 9 तुमने कहा क्यों कहा है। तुमने कोई पुराना वीडियो हमारा देखा होगा इसलिए बोल रही होगी, उसमें भी मैंने 9 नहीं बताया है, ध्यान से देखना। ये आपका राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम में क्या होता है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है और ये एक होल होता है। तो ये आउटसाइड से कहाँ कम्युनिकेट कर रहा है, कर रहा है, बताओ अमन, कर रहा है आउटसाइड से, अमन गिव मी आंसर।
ये जो होल है क्या ये आउटसाइड से कम्युनिकेट कर रहा है? बोलो, आंसर दो। ये आउटसाइड से कम्युनिकेट कर रहा है? अमन आपसे मैं आंसर पूछ रहा हूँ, आपने गलत आंसर दिया इसलिए पूछ रहा हूँ। तो टोटल कितने होल है? 8 होल है जो आउटसाइड से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक तो होल बाहर से नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, वो हार्ट के अंदर ही है, वाल के अंदर ही है। अमन कोई आंसर ही नहीं दे रही है। चलो मत दो, हमारा क्या नुकसान है, ठीक है ना बेटा। रिस्पॉन्सिव बनो, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो आपको ये बताओ, यहाँ पे जो होल्स हैं, ये होल किसके लिए है? ये है सुपेरियर वेना कावा के लिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अभी पूरा डिटेल में। ये किसके लिए है? इंफेरियर वेना कावा के लिए। ये किसके लिए? पल्मोनरी आर्टरी के लिए। ये किसके लिए? एओर्टा के लिए। और these holes are for, these all are pulmonary veins, these all are pulmonary veins। ये सारे क्या हैं? पल्मोनरी वेन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया बात। अब इसमें से, इसके अलावा यहाँ पे भी होल्स हैं, यहाँ पे भी होल्स हैं। ये होल्स गार्डेड होता है वाल्व से। इनमें से कौन कौन से होल्स जो होते हैं ना, गार्डेड होते हैं वाल्व से? तो सुन लो, पहले मैं बता रहा हूँ कहाँ का वाल्व नहीं होता है। तो वाल्व यहाँ पे एब्सेंट होता है, वाल्व यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है। इन सब जगहों पे वाल्व नहीं होता है। अब इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग पे कौन सा वाल्व होता है? बताओ भाई। इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग पे कौन सा वाल्व होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ वाल्व एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा? हु विल टेल मी? बताओ भाई। एस्ट्यूचियन वाल्व। इंफीरियर वेना कावा के ओपनिंग पे कौन सा वाल्व होता है? कौन बताएगा? यहाँ पे वाल्व होता है, यहाँ सॉरी इसको दूसरे कलर से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे वाल्व होता है, इस वाल्व का नाम होता है बेटा, अरे साइनोएटियल नोड, ये अलग चीज है बेटा। कहाँ से कहाँ बोल रहे हो? कोई थिवेसियन वाल्व बोल रहा है, कोई एस्ट्यूशियन वाल्व बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सही बोलो भाई। कोई रुडिमेंट्री बोल रहा है। देखो यहाँ पे सुन लो मेरी बात को, हालांकि आस्था ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पे जो वाल्व, अरे यार रुको, बहुत गंदा लग रहा है। आस्था ने जो आंसर दिया है वो ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, लेकिन जो रूडिमेंट्री होता है ना, उस वाल्व का नाम है, इसका नाम है एस्ट्यूशियन वाल्व। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए इसको रूडिमेंट्री भी कहते हैं। जैसे कि आस्था ने आंसर दिया है एस्ट्यूशियन वाल्व, तो आपको क्या याद रखना है? एस्ट्यूशियन वाल्व, ठीक है। यहाँ पे नहीं कोई वाल्व होता है। यहाँ पे जो वाल्व होता है इसका आंसर क्या होता है? इसका नाम क्या है इस वाल्व का? सबको मालूम है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे जो वाल्व होता है उसका नाम क्या है? पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व। और यहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम क्या है? एओर्टिक सेमीलूनर। क्यों कहते हैं सेमीलूनर, ये सब भी बताएंगे। सेमीलूनर वाल्व। और यहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। तो ये वाल्व का नाम पहले आपको याद रखना होगा। क्यों बाइकस्पिड करते हैं, क्यों ट्राइकस्पिड करते हैं, ये सब बातें बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन आपको इतना बात याद रखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ वाल्व एसोसिएटेड। इसके अलावा यहाँ भी एक वाल्व होता है और इसको हम कहते हैं थिवेसियन या कोरोनरी वाल्व। थिवेसियन या कोरोनरी वाल्व। अब अभी ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये थिवेसियन या कोरोनरी वाल्व क्या होता है, क्यों होता है। और इस यहाँ पे जो ये हॉलो स्पेस है, इस हॉलो स्पेस को कोई बताएगा क्या कहते हैं? इस हॉलो स्पेस को कौन बताएगा? कोई बताएगा क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। बिल्कुल मदिया ने आंसर सही दिया है। इसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। अब क्यों होता है कोरोनरी साइनस, किस लिए होता है? किसी को मालूम है आंसर? वाई
there is a need of coronary sinus. What is the need of coronary sinus? कोरोनरी साइनस का काम क्या है? हाँ बताइए। कृति लिख रही है प्रोवाइड बोला टू हार्ट बात बिल्कुल गलत आंसर है। कृति बेटा आपका आंसर ठीक नहीं है। दैट तुम लोग क्या क्या लिखते हो? कोरोनरी साइनस में कोरोनरी वेन आके ओपन होते हैं। इन द कोरोनरी साइनस देयर इज ओपनिंग ऑफ, लिख देते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। इन कोरोनरी साइनस देयर इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन्स। अब क्यों, क्या होता है कोरोनरी वेन? तो ये सब यस ड्रेनिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये कह सकते हो। अब ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आज यहीं पे क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में भी ह्यूमन हार्ट चला कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। कल भी लेंगे 8 बजे या 8:30 में, दोनों में से कोई एक टाइम पे लेंगे। 8 बजे ही मोस्ट प्रोबेबली लेंगे कल, ठीक है ना। ये बता तुम लोग का कितना बजे टाइम शेड्यूल क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री का? फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम शेड्यूल क्या है तुम लोगों का? फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम शेड्यूल क्या है बताओ भाई आस्था। फिजिक्स का रुको एक मिनट मुझे लिखने दो। फिजिक्स का होता है 12:30 PM। केमिस्ट्री मॉर्निंग में 8 बजे 8 PM, ठीक है ना। बोटनी का क्या है भाई? कोई बच्चे बोटनी भी तो करते होंगे। बोटनी बताओ कि 4 से 5 PM 4 PM। तो हो सकता है देखो किसी किसी दिन जूलॉजी को मैं 7 बजे से भी लूंगा, कभी कभी 7 बजे से नहीं, खैर 7:30 से कभी कभी, ठीक है ना। कभी कभी मैं जूलॉजी को 7:30 से भी ले जाता रहूंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ठीक है। जूलॉजी कभी कभी हो सकता है कि जैसे, तो हाँ इसीलिए मैंने पूछा है। चलिए ठीक है, ओके चलिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, सब बखैर, बाय बाय, टेक केयर।